फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो सभी विषयों से लिया गया है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है आवेशहीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या काम करती थी। ए ऑप्शन है मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है दही बेचती थी, डी ऑप्शन है नाच करती थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या काम करती थी। तो जो मंगमा थी वो दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में, डी ऑप्शन है झील में। 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है नाइक्रोम का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, डी ऑप्शन है तांबा का। 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। तो वो टंगस्टन का बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि रूट 2 क्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है प्राकृत संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूट 2 क्या है। तो जिस भी संख्या में अगर रूट और पाई रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे रूट 2 पूछ रहा है क्या है। तो यहाँ पे देखिए रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा। और जिस भी संख्या में रूट रह जाता है वो कैसी संख्या हो जाती है। तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे रूट 2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है रंगपा के खेत में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। यहां पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए? तो दक्षिण अफ्रीका में किए। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है विद्युत धारा, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है चालक, डी ऑप्शन है नाभिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है कि 625 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का घात कितना आएगा? तो सबसे पहले हम 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कटा दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25। फिर ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कटा दीजिए। 5 दूना 10 और यहाँ पे आया 25, 5 25। फिर ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो कटा दीजिए। 5 25। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 कितना बार है? 4 बार है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? 4 होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो नाखून को कहा गया है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, डी ऑप्शन है जनरल ओ डायर ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था? तो जनरल ओ डायर ने चलवाया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। और जालियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मयी पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मयी पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो हिरण्मयी पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है XY, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है तो क्या होता है। तो पुरुषों का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्त्रियां होती हैं उनका लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो XX होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्न में
से कितना सही हुआ, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको शून्यकों का योग निकालना है इस बहुपद का, तो यहाँ पे शून्यकों का योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ये होता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। बस यहाँ पे आपको बी का मान रख देना है और यहाँ पे आपको ए का मान रख देना है, आपका शून्यकों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी और ए का मान आएगा कहां से, तो इस बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान क्या है, तो x² में क्या गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 गुणा कर रहा है, यानी a का मान यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे देखिए b का मान कितना होगा, तो जो x में गुणा करता है वो b होता है, तो b यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, 3 गुणा कर रहा है, यानी b का मान यहाँ पे 3 है, और c का मान यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2 है। बस इसमें आप लोग रख दीजिए। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसे शून्यकों का योग बोलते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं b का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, और a का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। तो ये हो गया क्या, हमारा शून्यकों का योग निकल गया। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग कितना निकल गया, तो ये निकल गया -3/4, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे 17 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो स्पष्ट देखने की दूर बिंदु अनंत होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, डी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी बार बार पूछा जाता है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है दानव के द्वारा, डी ऑप्शन है वीरों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है पत्रकार, डी ऑप्शन है खिलाड़ी। 20 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ए ऑप्शन है लाल का, बी ऑप्शन है हरा का, सी ऑप्शन है ब्लू का, डी ऑप्शन है बैगनी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बहुपद के x-2 का शून्यक निकालें। यहाँ पे एक बहुपद दिया है x-2, इसका आपको शून्यक निकालना है। तो जब भी शून्यक निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, x का मान आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे जो बहुपद दिया है, तो बहुपद दिया है x-2, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे, और जब भी आपसे बोले शून्यक निकाले तो
तो बराबर के उधर आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है और बस आपको x का मान यहां से निकाल देना है। तो यहां पे देखिए -2 है, इसे जब बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया। यानी x का मान 2 निकल गया और यही x का मान ही क्या होता है, शून्यक होता है। यानी यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जो जाति प्रथा है ये पेशा को निर्धारित करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद में, बी ऑप्शन है तारापुर में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है संघाई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए जो चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति होते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। ए ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है आलसी, सी ऑप्शन है दैत्य, डी ऑप्शन है क्रोधी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। तो भारत की शोभा को देखकर ईश्वर प्रसन्न है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है यूनान, डी ऑप्शन है अफ्रीका। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो भारत है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है हीरा में, डी ऑप्शन है कांच में। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो निर्वात में होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको x स्क्वायर का गुणांक बताना है, यानी जो x स्क्वायर में गुणा करेगा वही आपको बता देना है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, तो x स्क्वायर में 5 गुणा कर रहा है। तो यही x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसी प्रश्न में पूछता कि x का गुणांक बताइए, तो यहाँ पे x पे आते, x में क्या गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए -9 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना हो जाता है, यहाँ पे -9 हो जाता। तो ऐसे ही बनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है महान दार्शनिक, सी ऑप्शन है नाविक, डी ऑप्शन है सैनिक। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे। तो जो प्लेटो और कांट थे वो क्या थे,
तो ये एक महान दार्शनिक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है मोर, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है बतख, डी ऑप्शन है चील। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? ए ऑप्शन है 30 डिग्री का, बी ऑप्शन है 60 डिग्री का, सी ऑप्शन है 45 डिग्री का, डी ऑप्शन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म कितनी सतहों से घिरकर बना होता है? तो प्रिज्म 4, यहाँ पे देखिए प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि x प्लस 6y बराबर 15 जहां y बराबर 2, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक समीकरण दिया है, x प्लस 6y बराबर कितना दिया है 15, और इसमें y बराबर कितना दे दिया है 2 दिया है, तो बोल रहा है कि x का मान आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो बस आपको क्या करना है कि y की जगह पे आपको 2 रख देना है, क्योंकि y का मान यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 6 है तो 6, और y की जगह पे आपको कितना रखना है 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पे y का मान 2 दिया है, बराबर के उधर 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें गुणा कराना है। तो यहाँ पे देखिए x है तो x, प्लस है तो प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 दूना कितना हो जाएगा 12, बराबर के उधर 15 है तो 15। बस आपको x का मान निकालना है, तो ये जो 12 है इसको बराबर के उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस 12 है तो बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 15 और माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी x बराबर, अब देखिए यहाँ पे 12 में से, यहाँ पे देखिए 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? ए ऑप्शन है कृष्ण सेतु का, बी ऑप्शन है इंद्र सेतु का, सी ऑप्शन है गांधी सेतु का, डी ऑप्शन है नेहरू सेतु का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो गांधी सेतु है ये एशिया का सबसे बड़ा नदी पुल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम जो राज्य है वहां पे खनिज तेल का विशाल भंडार है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ होते हैं? तो पत्तियों में होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो हरी किसके कारण से दिखाई देती हैं? तो हरित लवक के कारण से दिखाई देती हैं या क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है पटना में,
बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है ननकाना साहब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहब में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वो पटना में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बकरी, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं, जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही। लोग 40 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए कि 40 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ। आपका अगर 30 प्लस सही होता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है और ऐसी ही तैयारी आपको करना है। और जिन भी बच्चों का यहाँ पे देखिए 25 से नीचे यहाँ पे सही हुआ है, उनको और ही ज्यादा यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि आपका कितना सही हुआ और अपना यहाँ पे स्कोर हमें बता दीजिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका कमेंट कि आपका कितना सही हुआ। और साथ में यहाँ पे देखिए HW का भी आंसर बता दीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जनवरी को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त को, सी ऑप्शन है 5 जून को, डी ऑप्शन है 5 अप्रैल को। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।